चलिए नमस्कार मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे थे हिंदी व्याकरण को लेकर के। स्वरों के विषय में हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हेडिंग डालिए नंबर 2, व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के हमने दो भेद किए थे, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर हमने पढ़ लिए हैं। आज दूसरा भाग है व्यंजन। आप गौर कीजिए, इस क की संरचना को देखिए। इसके अंदर आधा क और अ मिला हुआ है। अगर इस वर्ण का उच्चारण हमें करना है तो इसमें हमें अ ध्वनि को मिलाना पड़ेगा, और अ कैसी ध्वनि है? स्वर ध्वनि है। इसके सहयोग से ये उच्चारित होगा। इसका उच्चारण है क, इसका उच्चारण है क। किसके सहयोग से बोला? स्वर के सहयोग से। तो एक बात तो ये है कि अगर स्वर के सहयोग से बोला जा रहा है, इसका मतलब वो व्यंजन है। दूसरी बात, जब भी आप इसका उच्चारण करोगे तो इसमें प्राणवायु में अवरोध या बाधा उत्पन्न होती है। क हिंदी में एक स्फोटवाद करके सिद्धांत है, आप लोगों के व्याकरण में काम का नहीं है। जब साहित्य पढ़ेंगे तब इसके संबंध में चर्चा करेंगे। स्वर मिलाने के लिए हम लोग प्राणवायु में अवरोध या बाधा उत्पन्न करते हैं। तो व्यंजन की दो बातें स्पष्ट हो गई। एक बात तो ये हो गई कि उच्चारण किसके सहयोग से होना चाहिए? स्वर के सहयोग से होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि प्राणवायु में अवरोध या बाधा उत्पन्न होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई ध्वनि है तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन। आप हेडिंग डालिए व्यंजन। लिखिएगा वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वर ध्वनियों के योग से हो, जिनका उच्चारण स्वर ध्वनियों के योग से हो, या जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु में अवरोध या बाधा उत्पन्न हो, प्राणवायु में अवरोध या बाधा उत्पन्न हो, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। उन्हें व्यंजन कहा जाता है। बस। नेक्स्ट लिखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। 33 है ना। स्वर थे 11, व्यंजन होते 33, 33। बस, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। लिख लिए। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए व्यंजन के भेद। नेक्स्ट हेडिंग डालिए व्यंजन के भेद। लिखो, हिंदी में व्यंजन के 3 भेद किए गए हैं। 3 भेद किए गए हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद हुए? 3। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। बस, इसकी परिभाषा लिखो, फिर चर्चा करेंगे। लिखो, वे ध्वनियां
जिनके उच्चारण में प्राणवायु, जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुख विवर में, प्राणवायु मुख विवर में किसी न किसी उच्चारण स्थल को, किसी न किसी उच्चारण स्थल को स्पर्श करती हुई बाहर आए, स्पर्श करती हुई बाहर आए, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। बस। फिर इसके नीचे हेडिंग डालिए, ध्यातव्य या नोट लिखो, स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। बस, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। टोटल इनकी संख्या है 25, 25 है ना। चलिए इसका उदाहरण लिखो, देखें। जैसे मैं लिख रहा हूं मेरे साथ साथ एज इट इज वैसे ही लिखते जाओ। आप लोगों को ये लिखने आते हैं? जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आराम से देख के इसको लिखते जाओ। इनका क्रम पहला है, इनका क्रम दूसरा है, इनका क्रम तीसरा है, इनका क्रम चौथा है और इनका क्रम पांचवा है। 5 ही इधर है, 5 ही इधर है। टोटल इनकी संख्या हुई 5 पंजे 25। असल में ये है क्या? जब भी आप इस ध्वनियों का उच्चारण करेंगे, उच्चारण में प्राणवायु मुख विवर में किसी न किसी उच्चारण स्थल को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, किसी न किसी उच्चारण स्थल को छूती हुई बाहर आती है। स्पर्श करती हुई बाहर आती है, प्राणवायु मुख विवर में किसी उच्चारण स्थल को छूती हुई बाहर आती है, इसलिए हमने इसका नाम रखा स्पर्श व्यंजन। कितनी इनकी संख्या? 25। एक बात गौर कीजिए, चलिए इनका क्रम 5वां है और जिनका क्रम 5वां है उनको हम कहेंगे पंचम वर्ण, अथवा इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचमाक्षर कहें चाहे पंचम वर्ण कहें, एक ही बात है। और इसके आरंभिक अक्षर को हम कहते हैं वर्ग। तो वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 5। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग। वर्गों की संख्या कितनी हुई? 5। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, प
प वर्ग। वर्ग का मतलब इसके पांचों ही अक्षरों से। का वर्ग का मतलब क वर्ग के पांचों ही अक्षर है। च वर्ग का मतलब इसके पांचों ही अक्षर है। ट वर्ग का मतलब इसके पांचों ही अक्षर है। त वर्ग का मतलब इसके पांचों ही अक्षर है। प वर्ग का मतलब इसके पांचों ही अक्षर है। वर्ग का मतलब समूह से। ध्यान रहे, जिसमें 5 अक्षर है उसके आरंभिक अक्षर को हम वर्ग कहेंगे, जिसमें 5 अक्षर नहीं है उसके आरंभिक अक्षर को हम वर्ग नहीं कह सकते। यर अलावा 4 ही अक्षर होते हैं, वर्ग नहीं कह सकते। स स स में 4 ही अक्षर होते हैं, वर्ग नहीं कह सकते। जिसके क्रम में 5 अक्षर होते हैं उसी के आरंभिक अक्षर को हम वर्ग कहेंगे। तो वर्गों की संख्या हो गई 5। का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आपने इसे देखते हुए लिखा होगा। कुछ आप लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हो लिखते समय, कुछ गलतियां हम लोगों से हो जाती है। वो कौन कौन सी है मैं थोड़ा उसके संबंध में आपको बताता हूं, लिखना नहीं, गौर कीजिए। एक दिक्कत इस ख को लेकर के होती है ना, प्राय लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये रव पढ़ा जाएगा। अगर आपको ख लिखना है तो इसकी ये जो डंडी है इससे मिली हुई होनी चाहिए। अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये रव पढ़ा जाएगा और ये ख पढ़ा जाएगा। इसकी डंडी नीचे मिली हुई होना जरूरी है। ये वायसंधि स्थल से इसको मिलाना है। उम्मीद करता हूं सही लिखा होगा आप लोगों ने। एक चीज फिर देखिए, एक इस वर्ण को देखिए आप, क वर्ग का पंचम वर्ण है ना, इसके बगल में नुक्ता है। आप लोग क्या करते हो, इसके नीचे नुक्ता लगा देते हो। इसके बिंदी नीचे नहीं है, बगल के अंदर है। अगर आपने इसके नीचे बिंदी लगाई तो इसको हटा दीजिए, नुक्ता बगल में रहेगा। दूसरी बात, चलिए इस वर्ण की आकृति को देखिए, झ है ना, झ से झंडा। कई लोग इस अक्षर को ऐसे लिखते हैं। आप प्राचीन कोई किताबें देखोगे या पुराने सर जो हम लोगों को पढ़ाया करते थे, इस झ को ऐसे लिखते हैं, ये अशुद्ध है। मानक अक्षर झ को इसी तरीके से लिखना है। इसके अलावा कुछ लोग लिखते समय इस ड के नीचे बिंदी लगा देते हैं, ढ के नीचे भी बिंदी लगा देते। देखिए, नहीं लगानी। स्पर्श के अंदर इसके नीचे भी बिंदी नहीं लगानी, इसके नीचे भी बिंदी नहीं लगानी। इसके अलावा थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों के सिरोरेखा की होती है। सिरोरेखा का मतलब क्या होता है, अक्षरों के सिरे पर जो हम रेखा खींचते हैं इसको हम सिरोरेखा कहते हैं। सिरोरेखा से संबंधित हमारे यहां वर्ण साम्यता है। एक अक्षर है घ, एक अक्षर है ध, दोनों मिलते जुलते अक्षर है। इस पर पूरे पर सिरोरेखा है, इस पर पूरे पर सिरोरेखा नहीं है। ठीक ऐसे ही एक अक्षर है म, एक अक्षर है भ, म पर पूरे पर सिरोरेखा है, भ पर पूरे पर सिरोरेखा नहीं है। वर्ण साम्यता है, मिलते जुलते अक्षर है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक मिस्टेक आप लोग और करते हो, आप लोग लिखते समय किसी भी अक्षर को चौकोर कर देते हो, है ना। अगर आप कोई भी अक्षर चौकोर करते हो तो ये अशुद्ध होता है। सारे अक्षरों के ढाल मोड़ गोलाकार होने चाहिए, कोई भी अक्षर चौकोर नहीं लिखना है। हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण है वो गोलाकार है, ढाल मोड़ उसके गोल है, चौकोर नहीं है। अगर आप किसी वर्ण की आकृति को चौकोर करते हो तो वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। ये कॉमन मिस्टेक्स थी जिस पर हम लोग थोड़ी मिस्टेक्स करते हो, इसे आपको सुधार करना है। इनका उच्चारण आपको आता होगा, वरना इसका जो मौलिक उच्चारण है वो है क, ख, ग, घ, ङ। इसका उच्चारण होता है गयं। आप लोग इसको हड़े बोलते हो ना, हड़े अगर खाली। च, छ, ज, झ, यं। ये इसका मौलिक उच्चारण। यं प्राणवायु नाक से है ना। ट, ठ, ड, ढ,
है ना। प्राणवायु का आरोह अवरोह है। दूसरा और चौथा आपको ज्यादा समय में बोलना है, पहला, तीसरा और पांचवा आपको कम समय में बोलना होता है। त, थ, द, ध, न, ये इसके बोलने का नियत तरीका होता है। प्राणवायु अंदर से बाहर आती है, बाहर आती हुई प्राणवायु मुख में स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम रखा हमने स्पर्श व्यंजन। टोटल इनकी संख्या है 25। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन। नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन। लिखो वे ध्वनियां, परिभाषा लिखिए, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण नाभि के पास से हो, जिनका उच्चारण नाभि के पास से हो, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। बस उदाहरण लिखिएगा, य, र, ल, व। टोटल इनकी संख्या हो गई 4। टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। लिख लिया? अच्छा समझिएगा, स्पर्श में तो क्या होता है, प्राणवायु अंदर से बाहर आती है। प्राणवायु अंदर से बाहर आती है मतलब उफ। जब आप इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, इनमें हम बाहर की प्राणवायु को अंदर खींचते हैं। श्वास खींचते हुए इनका उच्चारण होता है, अंदर की तरफ खींचते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ यानी प्राणवायु को अंदर की ओर खींचना होता है। इनका छोटे समय में, अल्प प्राण है ये, र, ल, वो अंदर की तरफ कम समय में बोले जाते हैं, अंदर की तरफ खींचे जाते हैं प्राणों, इसलिए इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 3। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। परिभाषा लिखो इसकी, लिखो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में अवरोध के कारण प्राणवायु गर्म होकर बाहर आए, प्राणवायु गर्म होकर बाहर आए, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। बस उदाहरण लिखिए, इस पर देखो पूरे पर शिरोरेखा नहीं है ना, बाकी सब पर शिरोरेखा है। लिख लिए? चलिए टोटल इनकी भी संख्या कितनी हो गई? 4। इनको हम वर्ग नहीं कह सकते क्योंकि इसमें 5 अक्षर नहीं है ना, इस वजह से इनके उच्चारण को लेकर के थोड़ी दिक्कत है।
उच्चारण स्थान देखेंगे तभी हम इसके संबंध में चर्चा करेंगे। ये इनका क्रम है। जब भी आप इसका उच्चारण करते हो, उच्चारण में क्या होता है, प्राणवायु जैसे ही अंदर से बाहर आती है, बाहर आते समय श्वसन नलिका के ओर छोर सिकुड़ जाते हैं। इसमें प्राणवायु ज्यादा मात्रा में होती है, ये महाप्राण होते हैं ना, इस कारण श्वसन नलिका के ओर छोर सिकुड़ जाते हैं और बाहर आती हुई प्राणवायु घर्षण करती है, घर्षण के कारण गर्म हो जाती है, गर्म होकर बाहर आती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, ऊष्म व्यंजन। थोड़ी संघर्षी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। बस व्यंजन हो गए। हमने पढ़ा था व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती, 33। 29 तो हो गए आपके स्पर्श से, 4 हो गए अंतस्थ, 25 और 4 29, और 4 आपके ऊष्म हो गए 33। 25 तो हो गए स्पर्श से, 4 हो गए अंतस्थ और 4 हो गए, टोटल इनकी संख्या हो गई 33। इसके बाद आप जो छत्र या श्री वगैरह लिखते हो, ये मानक व्यंजनों में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, व्यंजनों का अन्य वर्गीकरण। व्यंजनों का अन्य वर्गीकरण लिखो। व्यंजनों का अन्य वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। व्यंजनों का अन्य वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, स्वर यंत्रीय ध्वनि के आधार पर। नंबर 1, स्वर यंत्रीय ध्वनि के आधार पर। नंबर 2, प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर। नंबर 3, श्वास अवरोध के आधार पर। श्वास अवरोध के आधार पर। नंबर 4, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। साथ साथ में लिखिए, व्यंजनों का अन्य वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, स्वर यंत्रीय ध्वनि के आधार पर। नंबर 2, प्राण तत्व के आधार पर। नंबर 3, श्वास अवरोध के आधार पर। और नंबर 4, उच्चारण स्थान के आधार पर।